गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखो अपना एक तो आर्ग्यूमेंट रह गया था, एक था पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी अपन देखते हैं कोणांक आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट टॉपिक था अपना कोणांक आर्ग्यूमेंट। देखिए इसमें इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन कोणांक क्या होता था? कोणांक ऑफ z इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं अपनी स्मॉल a r g ऑफ j। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये कोणांक होता क्या है? देखो मैंने आप कल भी बताया था, उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z इज इक्वल टू, जैसे मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, ये अपने जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उसमें इसके कोरेस्पॉन्ड एक पॉइंट होता है। और अगर जस्ट अपोजिट बात करें तो उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो भी पॉइंट होता है उसके कोरेस्पॉन्ड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। इन दोनों के बीच में 1 1 की कोरेस्पॉन्डिंग होती है, एक एक की संगतता होती है। तो देखो उसी में बात करते हैं अपन, यानी जो वो पॉइंट था उस पॉइंट को मूल बिंदु या ओरिजिन से मिलाने वाली रेखा इनिशियल लाइन के साथ जो भी एंगल बनाती है वो होता है आपका थीटा। वो क्या होता है आपका? थीटा। वाई एक्सिस, जैसे मान लो आपने ये पॉइंट लिया था जेड एक्स वाई, ठीक है, ये अपना पॉइंट था। मैंने आपको ये बताया था ये एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में है तो एक्स, ये वाई वाई के रेस्पेक्ट में है तो वाई। देखो इस बिंदु को, मतलब ये क्या हो गया आप मीन्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके कोरेस्पोंडिंग कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट है जेड एक्स वाई, ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है। कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसको आर्गेन प्लेन भी बोलते हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेन प्लेन। जैसे मैंने आपको ये बताया था, जैसे 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका जो भी पॉइंट होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में कौन सा होगा? 3,4। तो वैसे अपने x प्लस आयोटा वाई के लिए क्या आ गया? x, y। यानी इस बिंदु को ओरिजिन यानी मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा जो मोड ऑफ z या जिसको अपन r भी बोलते हैं, इनिशियल लाइन कौन सी है? ये वाली x x वाली। इस इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में जो भी एंगल बनाती है वो आपका कौन सा होता है? थीटा। कौन सा होता है? थीटा होता है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से आप टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो तो क्या हो जाएगा बताओ? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ये जो आपका ट्रायंगल है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा आधार ही होता है ना, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो परपेंडिकुलर तो क्या है यहाँ पे? y है कि नहीं? यही तो है लंब, तो ये y। बेस क्या है? x एक्सिस पे है, मतलब ये x है, तो क्या आ गया? x आ गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? y/x। और थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? टेन इनवर्स y/x। यही आया ना। टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली अपन ने, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स y/x आ गई। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए मैंने आपको ये बताया जो ये थीटा होता है वो अपने पास क्या होता है? थीटा जो भी आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो पॉइंट लिया है उसको ओरिजिन से मिलाने वाली रेखा इनिशियल लाइन के साथ जो भी एंगल बनाती है वो आपका थीटा होता है। वहाँ से अपने टेन थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y/x आ गया। ठीक है, यहाँ तक एक बार नोट करो। देखो और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? कोणांक z इज इक्वल टू क्या आ गया? ARG ऑफ z एंड थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? टेन इनवर्स y/x। ये नेट को ये अभी नोट डाउन कर लो सभी। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन करते हैं।
देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। समिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी पोलर फॉर्म अपन फाइंड आउट करेंगे। देखो इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप इसमें मोड ऑफ z भी फाइंड आउट करते थे। अपन मोड ऑफ z को भी किससे डिनोट कर सकते हैं? r से। मोड ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो सकता है? r। अब मोड ऑफ z क्या था? मोड ऑफ z मैंने आपको कल बताया था कि जो भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो पॉइंट था उसको ओरिजिन से मिलाने वाली जो भी आपकी लाइन थी उसकी लेंथ होती है, उसकी लंबाई होती है। तो ये मोड ऑफ z इज इक्वल टू अपन इसको क्या बोल सकते हैं? इज इक्वल टू r। और मोड ऑफ z इज इक्वल टू r, इसकी वैल्यू क्या आई थी? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, इनका रूट। यहाँ तक तो हो गया। देखो मैंने आपको एक बार इसमें वापस आपको बताता हूँ। ये अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन था ही। ये अपना मोड ऑफ z। मोड ऑफ z इज इक्वल टू क्या था? r। मतलब ओरिजिन टू जो भी अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरेस्पॉन्ड जो पॉइंट था उसको ओरिजिन से मिलाने वाली जो भी आपकी लाइन थी उसकी लेंथ हो गई मोड ऑफ z इज इक्वल टू r। ये तो अपने पास ही आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे अपने था मोड ऑफ z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपने पास वैल्यू आई थी। मैं यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। बताओ क्या होगा? कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। आधार अपॉन कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आएगा ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या था अपने पास? x और हाइपोटेनस क्या है अपने पास? r। कर्ण यही है ना। तो क्या आएगा? कोस थीटा इज इक्वल टू बेस x अपॉन r। देन यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? x इज इक्वल टू r कोस थीटा, यही तो आएगा ना। अब से सिमिलरली अपने को क्या करना है? साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है यहीं से। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अरे लंब अपॉन कर्ण होता है कि नहीं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? y, और हाइपोटेनस क्या है अपने पास? r। देन यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ये आएगी अपने पास वैल्यू। तो देखिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। अपन जो भी वैल्यू आई है x और y की वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। बताओ क्या आएगा? क्या आ जाएगा? z इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या आया? r कोस थीटा प्लस यहाँ पे क्या आया था? आयोटा r साइन थीटा। y की वैल्यू पुट कर दी। देखो r दोनों में कॉमन आ रहा है, तब क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू r को कॉमन ले लो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही आएगा ना। नेक्स्ट देखो z इज इक्वल टू r, तो यहाँ पे मॉडुलस था कि नहीं? यानी मोड ऑफ z इज इक्वल टू अपन ने r लिखा है तो r तो यहाँ पे मॉडुलस है। और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, या e की घात e की पावर आयोटा थीटा, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। अब यहाँ पर क्या है? वेयर r इज
वेयर आर, आर क्या है यहाँ पे, मॉडुलस है, मापांक है, और थीटा आर्गुमेंट है, एंड थीटा कोणांक है कि नहीं यहाँ पे, ये नोट करो आप, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ तक नोट कर लिए। अब देखो इसके बाद में यहाँ पे देखो अपने पास ये आर तो मॉडुलस था, मापांक था, थीटा यहाँ पे क्या है, कोणांक है। अब अपन अपने सिलेबस पे आते हैं। आज अपन अपने सिलेबस की बात करते हैं। देखो सिलेबस में भी अपन जो अपन ने थोड़ा सा सेकेंड ईयर में भी देखा था, रियल एनालिसिस का जो पेपर था अपने, उसमें आपने कंटिन्यूटी पढ़ी है, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी है, लिमिट वगैरह ये सब कुछ आपने देखा है, सीमा, शांतता, अवकलनीयता, ये सब आपने पढ़ा है सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस में, ठीक है। देखो अपन सिलेबस की बात करें, सिलेबस की बात करें तो पहला आता है आपका लिमिट, जिसको आप बोलते हो सीमा। आपने देखो रियल एनालिसिस बुक में आपने देखा था सेकेंड ईयर में कि अपने पास जो भी लिमिट होती थी, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये सब आपने सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस बुक में देखा है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब x किसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। आपने वहाँ पे ये भी देखा था भाई, अगर अपन इसके लिए एक तो इसकी राइट हैंड लिमिट देखते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, दोनों देखते हैं। अगर दोनों, ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट हो और इक्वल हो, मतलब दोनों उसमें विद्यमान हो और दोनों का जो मान है वो क्या है, बराबर। तभी तो कोई लिमिट क्या करेगी, अपने को एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, तभी उसका अस्तित्व होगा, तभी वो विद्यमान होगी, ठीक है। अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कोई भी लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब इसकी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे, दोनों विद्यमान हो एंड इक्वल हो, दोनों बराबर हो, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं इसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट की। जैसे मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लो आपके पास मैंने वो x टेंड्स टू 0 लिया था, जैसे मैंने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू a और f ऑफ x, ठीक है। ये कोई मैंने फंक्शन लिया है, इसकी लिमिट x टेंड्स टू a मतलब a की तरफ अग्रसर हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसकी मेरे को राइट हैंड लिमिट निकालनी है RHL, जब इसकी आप RHL फाइंड आउट करोगे तब क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड, ठीक है। इसका भी मैं आपको मतलब बताऊंगा कि a प्लस क्यों आया। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, यही होगा। और अगर अपन बात करें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की तो LHL, ये क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, यही होगा। अब देखो आपने देखा होगा सर, ये आप किस हिसाब से लिख रहे हो। देखो अपन रियल एनालिसिस में
एक्स एक्सिस एक रियल लाइन अपन लेते थे, उसमें आपको पता है जो भी वैल्यू होती थी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती थी कि नहीं। देखो उसमें अपन ये जो आपका पॉइंट दिया हुआ है ये लेके एक बार देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये रियल लाइन थी, ये आपकी रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये है। यहाँ पे मान लो आपका पॉइंट ए दिया हुआ है, यहाँ पे क्या था, पॉइंट ए है। अब मैं इसे बोल रहा हूँ इस ए पर, इस लाइन पर, यानी इस ए, ये पॉइंट ए है, इस पर आने के दो रास्ते हैं। एक तो आप इधर से भी x टेंड्स टू ए हो सकता है और इस साइड से भी x टेंड्स टू ए, मतलब इस पर आने के दो पाथ है अपने पास, दो पाथ, एक तो माइनस इन्फिनिटी टू और एक प्लस इन्फिनिटी, मतलब इस ए पर आने के अपने पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते हैं तो अपने पास दो ही आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। आई बात समझ में। अपने वास्तविक एनालिसिस जो बुक थी, अपने वास्तविक विश्लेषण जो पेपर था, उसमें अपन ये पढ़ा है भाई, अपने पास ये रियल लाइन होती है, उसमें जैसे पॉइंट ए दिया हुआ है, उस पर आने के दो ही पाथ हैं। अपने इसको कंपेयर करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, जो इसके जस्ट इसके बाद का टॉपिक है अपना। तब मैंने इस ए पर आने के दो पाथ है, इसलिए मैंने RHL और LHL ये दोनों फाइंड आउट किए। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये लिमिट कब एग्जिस्ट होगी। ये लिमिट तभी एग्जिस्ट होगी जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करोगे और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करोगे, ये दोनों एग्जिस्ट हो और इनकी जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल आए, मतलब ये दोनों लिमिट आपकी विद्यमान भी हो और बराबर भी हो, तो अपने पास जो लिमिट थी, जो दी हुई थी, वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है।